नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 3 जिला आते हैं और इन जिलों की विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने के लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। तो आज हम दक्षिण अंडमान जिला की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है दक्षिण अंडमान के जिला परिषद अध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह जी। संजय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संजय जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण अंडमान ज़िला में क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या आप आगे काम कर रहे हैं, इसके बारे में तो हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप दक्षिण अंडमान ज़िला के अंतर्गत आप क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले मैं दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक रहा बात एज ए जिला परिषद अध्यक्ष, तो मैं आपको मैम पहले बताना चाहूँगा जी कि साउथ अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष ये 2 जिला के सदस्यों के मिला के जी ये साउथ अंडमान जिला अध्यक्ष बनते हैं, जिसमें निकोबार डिस्ट्रिक्ट जो है उसके भी 2 सदस्य आते हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ। अच्छा। और भी एक सदस्य है जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट से है। जी तो 2 जिला परिषद मेंबर जो है निकोबार डिस्ट्रिक्ट से है और बाकी 16 जो है मेंबर ये साउथ अंडमान से है। ये 18 सदस्य मिला के जिला परिषद साउथ अंडमान जिसको हम बोलते हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के हम लोग साउथ अंडमान जिला परिषद बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो संजय जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके अंतर्गत कितने गांव आते हैं। मैम, हमारे साउथ अंडमान जिला के अंतर्गत जी 73 राजस्व गांव हैं और करीब करीब 33 ग्राम पंचायतें हैं। जी और उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 4 जो है हमारे समिति प्रमुख बनते हैं जी और 18 जिला परिषद सदस्य बनते हैं। जी ये सभी मिला के ही जो है साउथ अंडमान जिला का पूरा रूपरेखा है। और उस जिला के मेंबरों का मैं अध्यक्ष बना हूँ, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, मैं बना हूँ। ये सारे जो है हमारा ये गाँवों का क्षेत्र है और इसका मैं नेतृत्व करता हूँ। बिल्कुल, वैसे तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। जी संजय जी, दक्षिण अंडमान जिला परिषद की आज हम बात कर रहे हैं, तो इसके तहत कौन कौन सी विकासात्मक गतिविधियां हैं जो चल रही हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी बात विकास की है जी तो आज पूरे जिला परिषद साउथ अंडमान में आप देखेंगे तो ये पहला बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आज के डेट में 18 जिला परिषद सदस्यों के अंदर जी काम चल रहे हैं। ठीक है। और आज हम ये फुटपाथ, नाली, सीसी रोड तो चल ही रहा है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो भविष्य में हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। और हम हर क्षेत्र में, आप शिक्षा के क्षेत्र हो, आप उसमें भी आप देखेंगे तो जिला परिषद आज यहाँ पे साउथ अंडमान में 3 स्कूल चलाता है जी जिसमें पोर्टमोट में हमारा जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलता है। हम आपको बता दें कि वहाँ पे 850 बच्चे पढ़ते हैं। ओके। और उस तरह के स्कूल जो है हमारे प्राथमिक विद्यालय जो है फरारगंज और सोर पॉइंट में भी चलते हैं। अच्छा। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य जो है, सभागार हो या आप कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज हॉल हो, अनेकों अनेक काम हम जो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में हमारा फोकस जो है शिक्षा के क्षेत्र पे भी है। हम काम कर रहे हैं और बेहतर काम हो रहा है। आज के डेट में हम ये मान के चलते हैं कि करीब करीब 20 करोड़ के आसपास में जी आज जिला जो है खुद स्वयं काम कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारा दक्षिण अंडमान आगे बढ़ेगा, निखरेगा, तो ये हर एक इंसान के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही खुशी की बात है। संजय जी, दक्षिणी द्वीप समूह के लिए शिपिंग कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी समस्या हमेशा से चलती आ रही है, हमेशा हम इसमें शिकायत देखते आ रहे हैं। तो इसका समाधान करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, ये एक दक्षिण अंडमान के लिए जी ये बहुत बड़ा एक विषय रहा है। आज के परिदृश्य में मैं इसको मैं एक चीज़ मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन जी और भारत सरकार का सहयोग से
आज हमें 2 जहाज जो है नालंदा और सिंधु, एमवी नालंदा और एमवी सिंधु, 2 नए जहाज हमको मिले हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये दोनों जहाज मिलने के बाद में साउथर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए समझिए कि बहुत बड़ा एक हमें जो है सहायता मिला है। और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जहाज जो है निकोबार डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हमारा कमोटा और कैम्बेल बे के लिए ये बहुत बड़ा सुविधा मिला है। जी। आज हम कह सकते हैं कि हर मंगलवार को जी। आप अपना प्लान कर सकते हो कैम्बेल बे जाने के लिए, कमोटा जाने के लिए। ये हर मंगलवार को यहाँ से जहाज जाती है। अच्छा। आप 1 महीना पहले प्रोग्राम कर सकते हो कि अगर हमको कैम्बेल बे या कमोटा जाना है तो आप अगले महीना का प्रोग्राम बता सकते हो कि अगला महीना में हमको ये मंगलवार को जाना है। ओके। पहले ये समस्या होती थी कि हमारे पास जहाज की कमी थी। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार का सहयोग से हमें जो नया जहाज मिला है ये प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो चुका है। और पिछले दिनों में आपको बता दूं, इस नए जहाज से कहीं ना कहीं हमारा निकोबार, कचाल के जो द्वीप है ये नए जहाज का सुविधा नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ये जहाज जो है जट्टी में नहीं भिड़ पाए। लेकिन अभी हाल ही में मैं देखा, हमारे DSS जी गए थे तो मैं उनका देखा कि नालंदा शिप जो है निकोबार में उन्होंने जट्टी में भिड़ाए हैं और कचाल में सिंधु शिप को भिड़ाए हैं। अच्छा। तो इससे एक रास्ता खुल गया कि अब जो है निकोबार और कचाल के भी जनता को ये नए जहाज का सुविधा मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे द्वीपों के लिए। और इसमें जो है कहीं ना कहीं हमारा MV कैम्बेल बे, MV कालीघाट, भारत सीमा, ये भी जहाज जो है हमारा निकोबार, कचाल, आप कमोटा, चौरा, टरासा इसकी सेवा देते हैं। लेकिन उस सेवा के साथ में नए जहाज भी जुड़ेंगे तो उनको भी नए जहाज पर चढ़ने का आनंद मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है इस क्षेत्र के लिए, इसके लिए मैं सराहना करता हूँ। बस थोड़ी सी एक चीज़ है कि हमें इसका सही रख रखाव, क्योंकि देखिए चीज़ें आती है लेकिन आप सही रख रखाव नहीं करेंगे तो खराब होने में भी देर नहीं लगती है। तो एक नई चीज़ हमको मिला है, इसको सही मेंटेन करना है। और मैं कह सकता हूँ कि दक्षिण अंडमान के साउथर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए ये एक कनेक्टिविटी जो जहाज की है बहुत आनंददायक है और बहुत ही सुंदर हो गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर ये हमेशा के लिए, जिस तरह से आपने बताया कि इससे हमें निजात मिल ही रहा है और ये हमेशा ऐसा ही चलेगा, तो ये हर इंसान के लिए जो भी सफ़र करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। संजय जी, जैसा कि आज के वक्त की हम बात करें तो हर एक इंसान को इंटरनेट की सुविधा अगर वो अच्छी तरह से मिले तो बहुत खुश होता है, उसके बिना अधूरा महसूस करते हैं। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें दक्षिणी द्वीप समूह के अंतर्गत, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, एक समय था कि हम लोग जब यहाँ से जाते थे मुख्य भूमि पे जी, तो हम लोग कहते थे कि यार देखो यहाँ पे कितना इंटरनेट का अच्छा सुविधा है, कितना कनेक्टिविटी का अच्छा सुविधा है, हम वीडियो कॉल करते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं। लेकिन वही अंडमान जाने के बाद में कहीं ना कहीं सेवा से हमारे को अलग होना पड़ता था, वो सुविधा नहीं मिल पाता था। लेकिन 2020 में जो अंडर सी केबल लाइन जो कैनी के नाम से जो जानते हैं, चेन्नई टू अंडमान निकोबार का, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कमिट करके गए थे 2018 में, उसके बाद जो है इस पे जो कार्य हुआ ये अंडमान के लिए ऐतिहासिक कार्य बोल सकते हैं, जिसको हम कल्पना करते थे। और उन्होंने कमिट किया और 2020 में हमको ये सुविधा मिल गया अगस्त में जी। और आज हम कह सकते हैं कि साउथ अंडमान के लगभग हर गांव जो है कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं जैसे निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जो अंडर सी केबल का सुविधा से वंचित रह गए, जो कचाल है, टरासा है, चौरा है, ये आइलैंड जो है आज भी छूटे हुए, जिस पर भारत सरकार और प्रशासन काम कर रहा है और बहुत जल्दी वहाँ पे भी ये सुविधा मिल जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज इंटरनेट कनेक्टिविटी है जी। साउथर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे दक्षिणतम छोर पर बैठा हुआ गांव शास्त्री नगर, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, शास्त्री नगर में भी आज आप बैठ के वीडियो कॉल मुख्य भूमि के लोगों से वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। और इससे आज के युग के हिसाब से इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही प्राथमिकता रखता है। बच्चों की पढ़ाई हो या अनेकों सुविधा जो भारत सरकार के द्वारा मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। और आज हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं
इससे एक जरूरत बन गया है कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, तो आपको लगता है कि मेरा अधूरा है कार्य। बिल्कुल जी, और हम अकेला काम महसूस करते हैं अकेला जी। तो ये कहीं ना कहीं हम इसके लिए मोदी जी को थैंक्स बोलेंगे जी। और प्रशासन को भी कि उन्होंने इसके साथ साथ में अपना योगदान दिया है और इस सुविधा को प्रोवाइड किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है प्रशासन को और भारत सरकार को। संजय जी, आपने ग्रेट निकोबार का जिक्र किया, तो अब मैं आपसे ग्रेट निकोबार में जो मेगा प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानना चाहूँगी। मैम देखिए, ये जो मेगा प्रोजेक्ट की जो बात है जी। ये एक्चुअल में अगर आप पिछले दिनों को याद करेंगे तो ये लगभग 1970 में इस प्रस्ताव को रखा गया था भारत सरकार के द्वारा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में जी। लेकिन किसी कारणवश ये चीज़ें जो है रुक गया और आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं जी। तब से ये कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है जी। और उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि बोलते हैं ना कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ जी। तो आज उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि आने वाला दिन ग्रेट निकोबार शायद देश का सबसे ग्रेट स्थान पे जा सकता है। हाँ जी। और पूरे विश्व का नज़र ग्रेट निकोबार पे होगा। बिल्कुल। और ये मेगा प्रोजेक्ट जो है जी। ये एक छोटा विषय नहीं है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये भारत का जो हमारा इकोनॉमी जो है जिसको हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं ना कि आने वाला भविष्य हमारा $5 ट्रिलियन का आर्थिक विकास के तौर पे हम जा रहे हैं जी। तो ये आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा आर्थिक विकास पर। और ये जहाँ तक रही बात कि सिर्फ हमारे देश को ही इससे फायदा होगा ऐसा नहीं है, विश्व के अनेकों देश को इससे लाभ मिलेगा जी। उनका जो सी रूट से जाने आने का ये जो सुविधा हम प्रोवाइड करेंगे उससे भारत को तो जो फायदा होगा लेकिन इसके अलावा दूसरे देश को भी इससे फायदा होगा जी। अब रहा बात की रोजगार के बारे में, आपने कहा कि इससे फायदा क्या होगा। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि मोदी जी ने एक बात कही है कि 6 लाख आबादी वहाँ पे बसाने का है, यानी ग्रीन सिटी एयरफील्ड हो या अनेकों उनके उसमें बहुत सारे विकास के चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है जी। अब आप सोचिए अंडमान की आबादी आज के डेट में 5-5.5 लाख होगा जी। अब सोचिए इनके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है रहने के लिए सब कुछ। आप सोचिए कि 6 लाख जनता अगर ग्रेट निकोबार में बसेगा तो किस लेवल का विकास होगा जी। किस लेवल का कार्य होगा और उसके लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने इंजीनियर, कितने उसमें काम करने वाले वर्कर्स, माने विकास और रोजगार के अवसर इतने रहेंगे कि शायद हमारे अंडमान के बच्चे भी कम पड़ेंगे जी। जरूरत तो ये बात की है कि हम उस परिदृश्य में आज हम अपने आप को तैयार रखना है, हमारे बच्चों को भी तैयारी करना है कि अगर वो प्रोजेक्ट चालू होता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हम उसके लिए जो उनकी ज़रूरत रहेगी हम उसको प्रोवाइड करने के लिए हम तैयार हैं क्या। तो ज़रूरत है कि हम उस पर काम करें, हमारे बच्चों को भी उसको फोकस करके अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है कि हमको उस प्रोजेक्ट के लेवल का क्या पढ़ाई करना है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ पे बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी और हमको लगता है कि हर व्यक्ति के पास अपना एक रोजगार होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है, जो ग्रेट निकोबार में मेगा प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, आज पूरे देश का नहीं पूरे विश्व का नज़र ग्रेट निकोबार पे होगा और ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। पिछले दिनों में आपको एक बात बताऊं कि मुझे माननीय उपराज्यपाल जी से मुलाकात हुआ था तो उन्होंने एक बात कही थी हमें कि संजय जी, ग्रेट निकोबार का फर्स्ट फेज का सैंक्शन हो चुका है, 18,000 करोड़ का सैंक्शन हो चुका है और अति शीघ्र जो है वहाँ पे कार्य शुरू होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी बातों से कि बहुत जल्दी ग्रेट निकोबार में ये कार्य शुरू होने वाला है और हम सबकी जो बेरोजगारी की जो बातें हैं कहीं ना कहीं इसका अंत होने वाला है, ये मेरा मानना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत हो रही है। जिस तरह से आपने बताया कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, तो बच्चों को जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसकी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तो जो बच्चे
आजकल के जो युवा है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अभी से ही वो तैयारी शुरू कर दे? बिल्कुल, मेरा पूरे अंडमान के युवाओं से एक अनुरोध होगा, आग्रह होगा कि हमें इस सरकारी नौकरी का ना जो एक भूख हमारे अंदर पड़ी है ना, कि हमको हर व्यक्ति क्या सोचता है सरकारी नौकरी करना है। लेकिन मेरे को जहाँ तक मेरा समझ है कि आपकी आज की जो रिक्वायरमेंट है, जो आज की लाइफ स्टाइल है, इसको अगर पूरा करना है तो आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऐसे स्कोप है जिसको आप उस तरफ में जाते हो तो बेहतर जिंदगी जी सकते हो। और आपकी जो सोच है कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने हुनर से वो चीज को पूरा कर सकते हो। मैं कैमल वे से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने लोगों से भी बोलता हूँ कि यार ये सरकारी नौकरी, या हमारे से कई युवाओं मिलते हैं, हम कहते हैं कि भैया आप मेरे को एक डीआरएम का नौकरी लगा दो। आप डीआरएम का नौकरी कितना हजार का पाओगे? 18,000 20,000 का। क्या होने वाला है आज के युग में? 18,000 20,000 रुपया क्या मायने रखता है? लेकिन वही चीज आप एक मैकेनिक बन जाओ, एक कारपेंटर बन जाओ, एक प्लम्बर बन जाओ, ये एक गाड़ी का ड्राइवर भी बनता है तो बिजर से अपना मन का वो व्यक्ति है कि आज मेरा दिल है तो मैं चला रहा हूँ। हम किसी के पीछे तो नहीं घूम रहा है फाइल लेके। मैं समझता हूँ कि आज के डेट में मेरा सभी युवाओं से आग्रह होगा कि आपके पास में अभी भी मौका है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को पढ़िए, जिससे ये जब अवसर आएगा तो हमें जो है मजबूर ना होना पड़े कि मुख्य भूमि से लोग को लाना पड़े। हम चाहते हैं कि उस पढ़ाई के प्रति आप ध्यान दीजिए कि यहीं पे आपकी नौकरी मिल जाए और यहीं के बच्चे उसमें शामिल हो जाए। तो मेरा सबसे आग्रह होगा कि आप अपने पढ़ाई को उस दिशा में पढ़िए और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए, न कि ये सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। सरकार के पास में इतनी नौकरी नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा। और मैं बोलता हूं कि सरकारी नौकरी से बेहतर जो है आपके हाथ का कार्य है, जिससे बहुत आगे आप बढ़ सकते हो। तो मेरा सबसे आग्रह होगा कि उस तरफ हमको फोकस करना है। यहाँ के युवाओं को भी मैं बोलूँगा कि आप उस तरह की पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि आप छोटे से देखिए ये टर्मिनल जो बना है, एयरपोर्ट टर्मिनल, आज अगर देखेंगे तो हमारे पास उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो व्यक्ति चाहिए उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जो पढ़ाई किया वाले बच्चे चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमको मालूम है कि ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, टर्मिनल बन रहा है, इसके हमको जरूरत है कि इस तरह का, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं और बाद में हम ये शुरू कर देते हैं कि हम बेरोजगार हैं। तो हमको कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा और इससे बेहतर होगा करके। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके जिले के अंतर्गत कितने पर्यटन स्थल आते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक रहा बात पर्यटन का, तो पीबीएमसी से बाहर निकलेंगे तो जितने पर्यटन स्थल हैं ये साउथ अंडमान जिला परिषद के अंतर्गत ही सारे हैं। आप चोलदारी ले लीजिए या चिड़िया टापू हो, वंडूर हो, या स्वराज द्वीप हो, शहीद द्वीप हो, या ग्रेट निकोबार भी ले लीजिए। ये सारे जो है जिला परिषद साउथ अंडमान के अंतर्गत ही है। जहाँ तक रही बात पर्यटन की, तो इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि टूरिज्म जो है सेक्टर ऐसा है कि ये बेरोजगारी जो हम बोल रहे हैं ना, इसमें एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर इसमें लोगों को मिलेगा। और जितना हम इसको विकास करेंगे वो अंडमान का उस लेवल में विकास होगा। तो बेहतर है कि प्रशासन इस पर बेहतर फोकस करे। जिला परिषद हमेशा उनके साथ है। पिछले समय में आप देखेंगे तो प्रशासन के द्वारा एक प्रकाशित की गई थी कि टूरिज्म के क्षेत्र में वो कारवां टूरिज्म हो या बीच सेक्ट जो झोपड़ी बना के बीच पर जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टेम्पोररी सेट टाइप का बना के टूरिज्म को बढ़ावा दे, टूरिस्ट उसमें आके रुके, या बर्ड वाचिंग का लेके उन्होंने प्रकाशित किया कि इस क्षेत्र में भी हमको काम करना है। तो ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी शुरुआत है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि टूरिस्ट कुछ करना चाहते हैं। बर्ड वाचिंग जो है बहुत अच्छा एक सोच है प्रशासन का। और खासतौर से मैं एक बात कहूँ तो हमारे मुख्य सचिव जी जो है ये बर्ड वाचिंग का बहुत ही
अच्छा उनका ये है शौक है। जी जी तो मैं समझता हूँ कि सर का भी बहुत योगदान इसमें होगा। जी और मैं समझता हूँ कि अगर इस क्षेत्र में प्रशासन काम करे तो हम बेहतर रूरल एरिया को डेवलप कर सकते हैं टूरिज्म के क्षेत्र में। जी जी और एक बहुत बड़ा योगदान होगा टूरिज्म के क्षेत्र में। देखिए, टूरिज्म एक सेक्टर है कि इसको आप जितने पंचायती राज सदस्यों के साथ में जी जुड़ के काम करेंगे तो बेहतर काम होगा। जी क्योंकि क्षेत्रों का विकास पंचायती राज के सदस्यों के द्वारा ही होता है जी गांव का। तो जितना मुझे अनुभव है, जितना गांव के पंचायत प्रधान को है, प्रमुख को है, जी वो हमारे प्रशासन के बैठे ऑफिसर को नहीं है। हम्म। तो बेहतर चीज़ों को हम ही बता सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे बेहतर एक रिश्ता बनाना जरूरी है जी और जानकारी लेना जरूरी है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। जी तो हमें लगता है कि टूरिज्म सेक्टर को अगर बढ़ावा देना है तो वहाँ से जुड़े जो पंचायती राज संस्थान के सदस्य हैं जी उनसे मिलके एक चर्चा हो और दोनों का सहयोग से बेहतर कार्य हो, तो मैं समझता हूँ कि टूरिज्म के क्षेत्र में हम चौमुखी विकास की तरफ जा सकते हैं। जी जी संजय जी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जी जहाँ तक बात है कि एक ऐसा द्वीप है जी जो कि आप कह सकते हैं कि एशिया के अगर जो घने जंगल के बारे में हम बात करते हैं ना, तो ग्रेट जी। निकोबार एक ऐसा सदाबहार वन है जी जो हम कहते हैं ना कि भविष्य में अगर टूरिज्म ग्रेट निकोबार में बढ़ावा करना है तो लोग जो है जी उस सदाबहार वन को देखने के लिए जाएंगे। वहाँ पे 2 पार्क है, एक गलतिया नेशनल पार्क जी और एक कैम्बल बे नेशनल पार्क। जी ये सारे चीज़ जो है रिजर्व एरिया में ही है। ठीक है, इसकी जानकारी हालांकि जो कैम्बल में लोग रहते हैं वो शायद इसके बारे में बहुत सारा जानकारी उनको नहीं होगा। इसको लेके और अच्छा काम हो सकता है अगर हम जो हमारे साइंटिस्ट है जो रिसर्च करते हैं, जी क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो हमारे ग्रेट निकोबार द्वीप में जी कि शायद एशिया में वो नहीं मिलते हैं। मेगापोड आप जानते हो, जो कि वो ग्रेट निकोबार में ही उसी वन में मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी जीव जंतु हैं जो आप कह सकते हैं कि वो ग्रेट निकोबार के ही वन में मिलेंगे करके। जी और एक बहुत सुंदर वन है और मैं समझता हूँ कि जब कोई लोग जाएंगे जी तो ये नेशनल पार्क जो है ये लोग इसको देखने के लिए जाएंगे। जी जी तो ये चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि ये ग्रेट निकोबार की सुंदरता है। जी जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके ज़िले के अंतर्गत कितनी नदियाँ हैं? जैसे साउथ अंडमान अगर बोलते हैं जी तो उसमें अगर नदियों की बात आती है तो ग्रेट निकोबार में ही 4 नदियाँ हैं। गलतिया रिवर जिसको बहुत फेमस है, गलतिया रिवर, जी एलेक्जेंडर रिवर जो है, अमृत कौर बोल के एक रिवर का नाम है, जी ठीक है, और डगमार जी रिवर। ये 4 रिवर है। ये रिवर जो भी है चारों, ये पहाड़ी से बहता हुआ रिवर है। जी और मैं समझता हूँ कि इस रिवर के जो समुद्री किनारे में जो मिलते हैं, तट मिलते हैं, वहाँ पे मगरमच्छ बेहिसाब मिलते हैं। जी और ये चारों रिवर में बेहिसाब मगरमच्छ है। ठीक है, हाँ जी। तो ये भी एक हमारे लिए एक संपत्ति है। ठीक है, ये भी एक सुंदरता है। जी। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि इन नदियों से ग्रेट निकोबार की सुंदरता और भी ज़्यादा है जी और बहुत सारे जीव जंतु जो है इस पर निर्भर, इस नदियों से, और नेचुरल नदी है। बिल्कुल। क्या इंदिरा पॉइंट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है? बिल्कुल। जी देखिए, इंदिरा पॉइंट की जहाँ तक बात है, आज इंदिरा पॉइंट तक हम जो है सड़क के मार्ग के द्वारा जो है हम जा सकते हैं, जी क्योंकि अभी जो है BRO के द्वारा रोड जो है जी वहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है,
और मैं आपको बता दूं कि इंदिरा पॉइंट टूरिज्म का हिसाब से बहुत अच्छा जगह है, जी क्योंकि वहाँ पे मैं खुद 2 साल जो है कार्य किया। हेलीपैड का वहाँ पे निर्माण हो या इंदिरा गांधी स्टेचू का जो निर्माण का कार्य था, जी वो मैं खुद कंस्ट्रक्शन में काम किया, 2 साल वहाँ पे रहा हूँ। बहुत सुंदर है, एक झील टाइप का भी एक अच्छा सरोवर टाइप का है, जी जिसको अगर भविष्य में प्रशासन उस पर ध्यान दे तो मैं समझता हूँ कि साउथर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे दक्षिणतम छोर पे जो हम बैठे हैं, जी और वहाँ पे टूरिज्म का अगर विकास का अगर कोई रूप देख रहे हैं तो वो है इंदिरा पॉइंट, जी जहाँ पे एक बेहतर टूरिज्म के तौर पे विकास कर सकते हैं। बहुत सुंदर है। इंटरनेशनल जो रूट की जहाजें जाती है, जी वो रात के समय आप वहाँ पे बैठ के अगर देखेंगे तो लाइन से आपको दिखाई देगा कि जहाजें जा रही है करके, क्योंकि लाइट से आपको समझ में आता है। जी। तो बहुत अच्छा सुंदर एक जगह है, बहुत प्यारा जगह है। संजय जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, तो आज हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आजकल के जो युवा है वो आगे बढ़ सके, रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहूँगा जी कि उनको जो है अपने आप को जी आत्मनिर्भर के तौर पे अपने आप को तैयार करना है, जी क्योंकि अंडमान निकोबार में बहुत सारे कार्य करने का अवसर है। जी टूरिज्म का क्षेत्र हो, मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, फिशिंग का क्षेत्र हो, या अनेकों ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का जो अवसर है, जी उसमें आप आत्मनिर्भर के तौर पे काम कर सकते हो। हम्म। और मैं समझता हूँ कि उस क्षेत्र में आपको अपना पढ़ाई को करना चाहिए। जी दूसरा, आज एक बहुत बड़ा समस्या है ड्रग्स, जो जी। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को बहुत बड़ा इससे नुकसान हो रहा है। जी तो इससे हमारे युवाओं को बचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भविष्य को लेकर माँ बाप चिंतित रहते हैं और उनका कोशिश रहता है कि आप एक अच्छा नागरिक बने, जी अच्छा एक परिवार का सदस्य बने। लेकिन कहीं ना कहीं ये ड्रग्स जो है आपका जीवन पे एक बहुत बुरा असर डाल रहा है, जिससे कि पूरे परिवार लड़खड़ा रहा है। जी माँ बाप आपके प्रति जो सोच रखते हैं वो कहीं ना कहीं ये ड्रग्स आपको भटका रहा है। तो मैं जी। समझता हूँ कि इससे अपने आप को दूर रखना होगा, हाँ जी तभी जाके एक बेहतर आप इंसान बन सकते हो, एक परिवार का सदस्य बन सकते हो, एक राष्ट्र निर्माण का एक नायक बन सकते हो। जी तो जी मैं समझता हूँ कि हमारे जितने युवा भाई हैं, ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं आज जो है ये ड्रग्स का जो कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक कैंसर की तरह हमारे बीच चिपक रहा है, जी, इससे जी। हमको कैसे दूरी बनाना है, इसके तरफ हमको जाना होगा, और हमें बेहतर अंडमान के लिए कार्य करना होगा, जी। और उसके लिए पंचायती राज संस्थान आपके साथ है। तो संजय जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी तमाम जानकारियां हमें दी, इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया। तो दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला दिन हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। रोजगार के अवसर मिलेंगे, हर क्षेत्र में तरक्की होगी। इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।